बच्चों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का यूनिट 5th का चैप्टर 2 लेके आए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इन ओशनिक वाटर, यानी कि महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता। तापमान का मतलब होता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर यानी कि माप का बढ़ना, गर्म होना। ठीक है, तो जब सागर का जल के तापमान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। यानी कि सागर का जो जल है वो किससे गर्म हो रहा है? सूर्य से। सूर्य से लघु तरंग के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा, किसको? सूर्य से जो लघु तरंग के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? सूर्यातप, यानी कि इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महासागरों की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा, कहाँ पर? महासागरों की ऊपरी सतह पर। ठीक है, ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा पर सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, वायुमंडल का स्वभाव आदि का प्रभाव अधिक होता है। कौन कौन सी बात? एक तो किरणों का तिरछापन, फिर एक दिन की अवधि, फिर सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, और वायुमंडल का कैसा स्वभाव है। इन सब बातों का टेम्परेचर का असर इस पे पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर कितने प्रकार के होते हैं, तापांतर कितने प्रकार के होते हैं। तापमान होते हैं जो कैसे कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। पहला लेते हैं हम दैनिक तापांतर। ठीक है, दैनिक यानी कि डेली जो हम नोटिस करते हैं कि जैसे सवेरे कितना टेम्परेचर था, दिन में कितना था और शाम को कितना था। तो 24 घंटे के अंदर उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान का अंतर ही है ना, उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर ही दैनिक तापांतर होता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है। कितना होता है? लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। सामान्य रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापमान 2 बजे से सायंकाल तथा न्यूनतम तापमान 5 बजे प्रातः अंकित किया जाता है। कौन सा टाइम है इसके लिए? सामान्य रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापमान कब? 2 बजे, है ना, 2 बजे दिन में। और न्यूनतम तापमान कब? 5 बजे प्रातः। ठीक है, तो ये समय निर्धारित है इसमें। इस समय पे जो टेम्परेचर रहता है उसी के आधार पर उच्चतम और न्यूनतम तापमान देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो था दैनिक तापांतर। अब देखते हैं हम वार्षिक तापांतर। इसमें क्या होता है कि सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम फरवरी के महीने में अंकित किया जाता है। उच्चतम तो कब कर रहे हैं हम? अगस्त के महीने में। न्यूनतम कब? फरवरी के महीने में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, साथ में लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे देखते हैं हम कि उच्चतम तो अगस्त में और न्यूनतम फरवरी में। ठीक है, तो स्थल से घिरे छोटे सागरों में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। रूम सागर में 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा बाल्टिक सागर में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्थल से घिरे सागरों में, रूम सागर से मतलब है भूमध्य सागर। ठीक है, तो स्थल से घिरे हुए जो कुछ ऐसे सागर हैं जिनके आसपास स्थल पाया जाता है, थल स्थल का भाग है और बीच में सागर है। ठीक है ना, तो वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पर तापांतर, वार्षिक तापांतर कैसा होता है? वहाँ पे अधिक होता है। जैसे कि रूम सागर यानी कि भूमध्य सागर में 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा बाल्टिक सागर में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सागर का आकार जितना बड़ा होता जाता है, वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। कैसा होता है? सागर का आकार जितना बड़ा होगा, वार्षिक तापांतर उतना ही घटेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम
सागरीय तापमान का वितरण। महासागरीय जल के तापमान के वितरण के साथ दो तथ्यों का विशेष अध्ययन करते हैं। महासागरीय जल के तापमान के वितरण के साथ दो तथ्यों का विशेष अध्ययन करते हैं। सतह के जल का तापमान तथा उसकी गहराई का तापमान। कौन सी बात? सतह के जल का तापमान, ठीक है। एक तो सतह पर जो जल है, सतह जानते हैं हम, ऊपरी भाग सतह उसका, और एक उसका गहराई पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहराई पर जाके देखो वो तापमान, ठीक है। तो दोनों देखना पड़ता है, एक तो सतह का और एक गहराई का, ठीक है। तो चूंकि महासागर का त्रिविमीय आकार होता है, अतः उसके तापमान वितरण में अक्षांशीय विस्तार के अलावा जल की गहराई को भी ध्यान में रखा जाता है। महासागरीय जल के तापमान के वितरण को कई कारक प्रभावित करते हैं, जो निम्न हैं, जैसे कि अक्षांश। भूमध्य रेखा कहाँ है? पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर, उत्तर या तो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर ध्रुव की तरफ जाओ 90 डिग्री की ओर, या दक्षिण गोलार्ध में नीचे ध्रुवों की ओर यानी नीचे 90 डिग्री की तरफ जाओ। कहाँ से जाओ? भूमध्य रेखा से, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाना है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर सतही जल का तापक्रम घटता जाता है। किसका तापक्रम घट रहा है? जल का तापमान घट रहा है ध्रुवों की ओर जाने पर, ठीक है। क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती है, परिणाम स्वरूप सूर्य तप की मात्रा भी ध्रुवों की ओर घटती जाती है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ से सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, और जहाँ तिरछी किरणें पड़ेगी वहाँ टेम्परेचर कम पहुँचेगा, ठीक है ना। तो परिणाम स्वरूप सूर्य तप की मात्रा भी ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ठीक है। दूसरा जो कारक हम इसमें देख रहे हैं वो है जल एवं स्थल के वितरण में असमानता। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? 0 डिग्री के ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में किसकी अधिकता है? स्थल की। और दक्षिणी गोलार्ध में किसकी अधिकता है? जल की। तो उत्तरी गोलार्ध में तो स्थल की अधिकता और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता, ठीक है, के कारण तापक्रम के वितरण में असमानता पाई जाती है। गर्म स्थल के संपर्क के कारण महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? गर्म स्थल के संपर्क के कारण महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है, ठीक है। कारण समझ में आ गया कि क्योंकि गर्म स्थल के संपर्क के कारण महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कैसा रहता है? अधिक रहता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रचलित पवन। हवाओं की दिशा का सागरीय तापमान पर पर्याप्त प्रभाव होता है। किसका? हवाओं की दिशा का सागर के तापमान पर पर्याप्त प्रभाव होता है। जब स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती है, स्थल से यानी कि स्थल वाले भाग से भूमि वाले भाग से पानी की ओर यानी कि सागर की ओर, ठीक है। तो स्थल वाले भाग से सागर की ओर जब हवाएं चलती है तो अपने साथ तट से सागर के गर्म जल को सागर की ओर बहा ले जाती है। जो तट पे जितना भी जल था या जो टेम्परेचर था उसको किधर की ओर ले जा रही है? और जो स्थल पे जो जल था उसको सागर की ओर ले जा रही है, ठीक है। कौन? हवाएं। उसकी स्थानापूर्ति के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आता है, ठीक है। क्या होता है? नीचे से ठंडा जल कहाँ आएगा? ऊपर की ओर।
जिस कारण हवा का तापक्रम कम हो जाता है। तो हवा गर्म चल रही थी, हवा का टेम्परेचर कैसा हो गया? कम हो गया। इसके विपरीत जहाँ पर हवाएं तट की ओर चलती है, यानी कि जल से स्थल की ओर, तट की ओर तो यही मतलब हुआ, वहाँ तट के पास गर्म जल राशि एकत्रित हो जाती है, जिस कारण तापक्रम बढ़ जाता है। क्लियर? चौथा पॉइंट है महासागरीय धाराएं। महासागरों की गर्म तथा ठंडी धाराएं प्रभावित क्षेत्रों के तापक्रम को नियंत्रित करती है। महासागरों की गर्म तथा ठंडी धाराएं कौन सी? गर्म वाली और ठंडी वाली धाराएं, करंट, है ना? तो किसको प्रभावित कर रही है? महासागरों की गर्म तथा ठंडी धाराएं प्रभावित क्षेत्रों के तापक्रम को नियंत्रित करती हैं। तो ये भी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम कर रही हैं। जो धाराएं हैं वो गर्म धाराएं जहां पर पहुंचती है वहां का तापक्रम बढ़ा देती है। नेचुरली गर्म चीज के संपर्क में आएंगे तो दूसरी चीज भी गर्म हो जाएगी। ठीक है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं तापक्रम को नीचा कर देती है, और जहां गर्म धाराएं पहुंच रही है वो तो तापक्रम बढ़ा देंगी, और जहां ठंडी धाराएं पहुंच रही है तो तापक्रम को कम कर देंगी। ठीक है। महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा पर महासागरों की ऊपरी सतह का तापक्रम 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है। इसके बाद उत्तर तथा दक्षिण यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर तापक्रम में गिरावट होती है, और तापक्रम में यह गिरावट साधारणतया प्रत्येक अक्षांश आगे बढ़ने पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से होती है। 20 डिग्री अक्षांश के पास 73 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और 40 डिग्री अक्षांश के पास 57 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 14 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा 60 डिग्री अक्षांश के पास 34 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा ध्रुवों के पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम अंकित किया जाता है। ठीक है। कहाँ 20 डिग्री अक्षांश के पास तो कितना है? 73 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 40 डिग्री अक्षांश के पास 57 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री अक्षांश के पास 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ध्रुवों के पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। इसके चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं हम। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आपको साफ इसमें नजर आ रहा होगा। हमने प्रशांत महासागर को लिया है। ठीक है। इसमें 0, 5, 10, 15, 20, 25, फिर 25 से वापस 20, 15, 10 और 5 और फिर 0। कौन कौन से भाग लिए हैं? प्रशांत महासागर का भाग लिया है। एक तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया दर्शाया गया है, एक तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाया गया है। ये है प्रशांत महासागर में तापक्रम डिग्री सेंटीग्रेड का क्षैतिज वितरण। ये जो दिया गया है 0, 5, 10, ये क्या है? सेंटीग्रेड है। ठीक है। देखो प्रशांत महासागर की स्थिति बताई गई है। आया समझ में? 0 से शुरू हो रहा है, फिर 5, फिर 10, स्थिति के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग, 15, 20, 25, और 25 के बाद वापस 20, फिर 15, फिर 10 और फिर 0। ठीक है। ये तापक्रम का क्षैतिज वितरण है। एक डायग्राम और है जो हिंद महासागर के लिए दर्शाया गया है। इसमें भी हम देख सकते हैं भारत की स्थिति है 25 डिग्री किधर है? अरब सागर की ओर है। नीचे हिंद महासागर बताया गया है, वहाँ पर भी 25 डिग्री है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, बीच में हिंद महासागर की स्थितियाँ बताई गई है। 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10 और फिर 5 और फिर 0। ठीक है। 0 कहाँ है? 0 नीचे है जहाँ पर अंटार्कटिका है।
ठीक है, ये भी तापमान का क्षैतिज वितरण है। नेक्स्ट डायग्राम इसमें जो दिया गया है वो है ग्रीनलैंड दर्शाया गया है, अमेरिका है और अफ्रीका का कुछ भाग भाग दर्शाया गया है एक साइड पे और यूरोप का दर्शाया गया है। और एक तरफ है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये महासागर है, आंध्र महासागर में तापक्रम का क्षैतिज वितरण। इसमें देखो 0 से 5, 10, 15, 20 जो कंटूर रेखा है इसको मिलाते हुए बताई गई है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इतना होता है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 20, 15, 10, 5 और लास्ट में फिर 0। तो ये आंध्र महासागर में तापक्रम का क्षैतिज वितरण है। महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण देखेंगे। महासागरों का सर्वाधिक तापक्रम सतह पर ही पाया जाता है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकती है। सतह के नीचे गहराई की ओर जाने पर तापक्रम घटता जाता है, परंतु प्रत्येक स्थान पर तापक्रम में गहराई के साथ गिरावट समान नहीं होती है। दोबारा से देख लेते हैं इस चीज को। महासागरों का सर्वाधिक तापक्रम कहाँ पे पाया जा रहा है? सतह पर, यानी कि ऊपर ही ऊपर वाले भाग पर, ठीक है, उसके सतह पर। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकती है। कितनी कर सकती है? 200 मीटर तक तो सूर्य की किरणें पानी के अंदर प्रवेश कर सकती है। सतह के नीचे गहराई की ओर जाने पर तापक्रम घटता जाता है ना। हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि जितना सतह के नीचे की ओर जाएंगे तापक्रम क्या होगा? घटता जाएगा। परंतु प्रत्येक स्थान पर तापक्रम में गहराई के साथ गिरावट समान नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक स्थान पर ये स्थिति समान नहीं है। लंबवत वितरण की विशेषताएं निम्न है। ऊपरी सतह से नीचे जाने पर बढ़ती गहराई के साथ तापक्रम घटता है, तो घटता तो है, परंतु घटने की दर समान नहीं होती है। 2000 मीटर के नीचे तापक्रम में परिवर्तन प्राय नहीं के बराबर होता है। कहाँ पर बता रहे हैं कि जब 2000 मीटर नीचे चल जाएंगे किरणें, तो क्या हुआ? तापक्रम में जो परिवर्तन होता है वो नहीं के बराबर होता है, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गहराई के साथ तापक्रम में गिरावट असमान दर से होती है। कहाँ से? भूमध्य रेखा 0 डिग्री से कहाँ जा रहे हैं? 90 डिग्री की ओर, यानी कि ध्रुवों की ओर। तो भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ तापक्रम में गिरावट तीव्र गति से होती है, ठीक है, जबकि ध्रुवों की ओर घटने की दर कम होती है। अगला पॉइंट है, जिन क्षेत्रों से सतह का जल बहा लिया जाता है, जहाँ पे बहाव है पानी का, वहाँ क्या होगा? और नीचे से जल ऊपर की ओर आता है, वहाँ पर सतह का तापक्रम कम हो जाता है। यदि ऊपरी सतह पे टेम्परेचर ज़्यादा भी हो और नीचे से जल ऊपर की ओर आता हो, तो नीचे का ठंडा जल ऊपर के तापक्रम को कम कर देगा। अगला पॉइंट इसमें, भूमध्य रेखीय भाग पर वर्षा के जल के कारण लवणता कम हो जाती है। लवणता है नमक की मात्रा से, यानी कि सैलिनिटी, जो हम पढ़ेंगे इसमें। भूमध्य रेखीय भाग पर वर्षा के जल के कारण लवणता कम हो जाती है। लवणता यानी कि आकाश से स्वच्छ जल आता है, स्वच्छ सागर का खारा पानी होता है और ऊपर से स्वच्छ जल आ रहा है, तो यदि नमक के पानी में कुछ और स्वच्छ जल मिला दिया जाए तो उसमें क्या नमक की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी ना, है ना। बिना नमक के एक स्वच्छ वाटर लिया, एक नमक से घुला हुआ पानी लिया, तो स्वच्छ जल को हम किस में डाल रहे हैं? नमक से घुले हुए पानी में डाल रहे हैं, तो उसका खारापन कम होगा। वही बात है यहाँ पे। भूमध्य रेखीय भाग पर वर्षा के जल के कारण लवणता कम हो जाती है। लवणता कम हो जाती है यानी नमक की मात्रा उसमें कम हो जाती है, खारापन कम हो जाता है। कहीं कहीं पर सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक गहराई तक भी उच्च तापक्रम पाया जाता है। उदाहरण के लिए सारगेसो सागर, लाल सागर, सुलू सागर, रोम सागर।
अगला, तापमान के लंबवत वितरण में स्तरीकृत तापीय संरचना होती है। लंबवत रूप में तापमान की दृष्टि से सागरीय जल की 3 परतों का निर्धारण किया गया है। ऊपरी परत सागरीय तल से 500 मीटर की गहराई तक, थर्मोक्लाइन परत और निचली परत। ऊपरी परत, ऊपरी परत महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसकी सागरीय जल की सतह से गहराई 500 मीटर तक होती है। इस परत का औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये किसका बताया गया है? ऊपरी परत का तापमान बताया गया है। और इसकी सागरीय जल की सतह से कितनी गहराई है? 500 मीटर। अगला है निचली परत। निचली परत का विस्तार 1000 मीटर से महासागरीय तली तक होता है। ठीक है ना? कहाँ तक हो रहा है ये? 1000 मीटर से महासागरीय तली तक। यह परत सर्वाधिक ठंडी तथा भारी होती है। अब है थर्मोक्लाइन परत। महासागरीय जल की ऊपरी एवं निचली परतों का अलगाव, अलगाव यानी कि जहाँ पे वो अलग होती है एक दूसरे से या कुछ डिफरेंस आता है ना? महासागरीय जल की ऊपरी एवं निचली परतों का अलगाव एक ऐसी संक्रमण परत से होता है, मतलब जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर आपस में टकराता है, ठंडा और गर्म का, या ये कह सकते हैं कम या ज़्यादा का। ठीक है ना? जिसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। एक ऐसी जगह आती है जहाँ गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। इस परत को थर्मोक्लाइन परत कहते हैं, जिसका विस्तार 300 से 1000 मीटर की गहराई तक होता है। आपको तीनों परतें समझ में आ गई होंगी, तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। पहली क्या थी? ऊपरी परत 500 मीटर तक, निचली परत 1000 से सागरीय तली तक, और थर्मोक्लाइन थी जो कब तक है? 300 से लेकर 1000 तक। ठीक है? अब लेते हैं हम लवणता को, यानी कि सैलिनिटी। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय जल के भार, हम जब जल हाथ में लेते हैं तो उसमें कुछ वजन महसूस होता है। उसमें उसका कारण क्या बताया गया है कि उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय जल का भार है ना, उसका अलग वेट है, और उसमें घुले हुए पदार्थों का भार के घुले हुए पदार्थ और जल। ठीक है? तो सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को भी लवणता कहते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट ने दी है परिभाषा कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में, यदि हमने 1 किलो जल ले लिया सागरीय जल, तो क्या हुआ कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को भी लवणता कहते हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। लवण की मात्रा को ये बीच में जैसे प्रतिशत लगाते हैं ना, वैसे तिरछा डंडा खींच के 1 जीरो ऊपर और 2 जीरो दूसरी साइड पे नीचे की ओर बनाई जाती है। इसको सैलिनिटी बोलते हैं। सैलिनिटी का चिन्ह है ये। ठीक है? तो इस प्रकार दर्शाया जाता है। जैसे 30 और फिर ये जो बनाया हमने साइन, वो है सैलिनिटी का, लवणता का। अर्थात 1000 ग्राम सागरीय जल में 30 ग्राम लवण की मात्रा, है ना? आगे देखते हैं सागरीय जल का संगठन। 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डीटमार ने सागरों में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया। कितने प्रकार के? 27 प्रकार के। और कब? 1884 में। और किसका अन्वेषण हुआ था? चैलेंजर का, है ना?
ठीक है। जिनमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। लवण के प्रकार, कुल मात्रा और प्रतिशत। सोडियम क्लोराइड, जिससे हम सभी परिचित हैं, सोडियम क्लोराइड से। इसकी कुल मात्रा 27.213 प्रति 1000 में, ठीक है। और एक प्रति 1000 ग्राम में मतलब 27.213, और प्रतिशत है इसका 77.8। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, 3.807, प्रतिशत है 10.9। मैग्नीशियम सल्फेट 1.658, प्रतिशत है 4.7। कैल्शियम सल्फेट 1.260 और प्रतिशत है 3.6। पोटेशियम सल्फेट 0.863 और प्रतिशत है 2.5। कैल्शियम कार्बोनेट 0.123, प्रतिशत है 0.3। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076 और प्रतिशत है 0.2%। इसका यदि हम पूरे योग करें तो यहाँ पर तो इसका होता है 35 सेलेनिटी का, और इसका प्रतिशत नहीं होता है टोटल 100, ठीक है। सागरीय लवण के स्रोत। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तथा प्रथम ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ, उस समय पपड़ी में लवण की मात्रा अधिक थी। पपड़ी के विघटन तथा वियोजन के कारण अपरदन के कारकों द्वारा लवण सागर में पहुंचाए जाने लगे, जिस कारण सागर में लवण की मात्रा में वृद्धि होने लगी। मतलब सागरीय लवण के स्रोत, मतलब कहना ये चाहते हैं कि सागर में जो सैलिनिटी आई, नमक की मात्रा आया, खारापन आया, लवणता आई, तो उसका क्या क्या स्रोत रहा और किस प्रकार से आई। तो ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी जो सतह है यानी कि परपटी है, भूपरपटी, उसमें क्या होता है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। और प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब प्रथम ठोस पपड़ी यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ। उस समय पपड़ी में लवण की मात्रा कैसी थी? अधिक मात्रा में था। और पपड़ी के विघटन, विघटन यानी टूटना, घुलना, वियोजन, टूटना और घुलना, इस तरह से क्रियाएं हुई, जिसके कारण के अपरदन के कारकों द्वारा, अपरदन में हमने पढ़ा था क्या होता है अपरदन? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, इनके द्वारा जो अपरदन होता है, यानी कि ये चीज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, ठीक है। तो वो जो परपटी का भाग जो चूरा हुआ, मिट्टी हुआ, किस में मिला? पानी में मिला, है ना। तो अपरदन के कारकों द्वारा वो कहाँ मिला? वो लवण सागर में पहुंच गए, और जिस कारण सागर में लवण की मात्रा में वृद्धि होने लगी, ठीक है। सागरीय लवणता के क्या हुआ? सागर में लवण पहुंचने लगे और वहां पे लवणता की मात्रा में वृद्धि होने लगी, ठीक है। सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक। पहला कारक है इसका वाष्पीकरण, यानी कि सागर की जो लवणता है, इसमें जो नमक की मात्रा है, उसको कौन कौन नियंत्रित कर लेता है ना। तो पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात जितना ही वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण यानी कि भाप बन के उड़ने की क्रिया। किसको? पानी को भाप बन के उड़ने की क्रिया, उसी को वाष्पीकरण बोलते हैं। तो जितना ही वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होगा, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है, जिससे कहाँ पे? कर्क और मकर रेखाओं के पास, ठीक है। भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी
भूमध्य रेखीय यानी जी 0 डिग्री वाले अक्षांश क्षेत्र पे क्या होता है, उच्च तापक्रम भी होता है, वाष्पीकरण भी अधिक होता है ना? फिर भी क्या होता है कि अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती है। आर्द्रता ज़्यादा होती है यानी कि पानी ज़्यादा गिरता है, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है ना? आर्द्रता ज़्यादा में होती है वहाँ पे, जिसके कारण लवणता यानी कि खारापन इतना नहीं आ पाता है, सैलिनिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रतिदिन अधिक जल वृष्टि के कारण सागरों में जल की वापसी होती रहती है। ठीक है, आगे बात सामने, क्योंकि प्रतिदिन अधिक जल वृष्टि के कारण, अधिक जल वृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होने के कारण, ठीक है, सागरों में जल की वापसी होती रहती है, इसलिए वहाँ लवणता कम पाई जाती है। तो लवणता फिर कहाँ ज़्यादा मिली? कर्क और मकर रेखाओं के पास। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। यदि बार-बार स्वच्छ जल आके मिल रहा हो किसी सागर में या किसी सैलिनिटी वाले स्थान पे, नमक के भाग में स्वच्छ जल मिल रहा हो बार-बार आके, तो लवणता की मात्रा कैसी होगी? कम होगी। जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है, वहाँ पर लवणता कम हो जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापक्रम के होते हुए भी घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम पाई जाती है। ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय भागों में अत्यधिक हिमवर्षा के कारण निर्मित हिमानी सागरों में हिम पहुंचाते रहते हैं, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में पहुंचने पर पिघलकर सागर की लवणता को कम कर देते हैं। ठीक है, नदी के जल का आगमन। नदियां सागर में अपने साथ लवण लाती है। ठीक है, नदियों में जो भी जिस मात्रा में जितनी भी मात्रा में लवण होते हैं उसके साथ वो लेकर आती है, तथापि उसके साथ स्वच्छ जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उसके मुहाने के पास लवणता में कमी आ जाती है। फिर भी ये कहते हैं कि स्वच्छ जल ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे क्या होता है कि जब मुहाने पर आती है तो उसमें लवणता की कमी आ जाती है, जैसे गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि। बंद सागरों में यह प्रभाव अत्यधिक स्पष्टता के साथ परिलक्षित होता है। कृष्ण सागर में डेन्यूब, अब कृष्ण इसका मतलब काला से भी होता है। कृष्ण से कृष्ण भगवान मत लगा लेना, कृष्ण से क्या मतलब होता है? काला। ठीक है, तो कृष्ण सागर में डेन्यूब, नीपर, निस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता का मात्र 13 सैलिनिटी पाई जाती है। वायुदाब तथा वायु दिशा। प्रति चक्रवातीय दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती हैं। ठीक है, हमने चक्रवात चैप्टर आपको पढ़ा दिया है ना? ठीक है, तो प्रति चक्रवातीय दशाएं स्थिर पवन और उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। जैसे कहाँ पर होता है ऐसा? व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे से, कौन सी व्यापारिक हवाएं? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारे तक लाकर वहाँ की लवणता बढ़ा देती है। कौन सी हवाएं ला रही है जल को? व्यापारिक हवाएं। इसी कारण मेक्सिको की खाड़ी में लवणता 30 डिग्री सेलेनाइट से 37 सेलेनाइट पाई जाती है। ठीक है, पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती है। अगला जो पॉइंट है वो है सागरीय गतियां। भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है। भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता बढ़ा देती है, और मेक्सिको की खाड़ी में इसी कारण से उच्च लवणता पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता को बढ़ा देती है।
लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय भाग में लवणता घट जाती है। ठीक है, तो सागरी गतियों में क्या समझ में आया आपका कि भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में लवण को पूर्व तटीय भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता को बढ़ा देती है। जैसे कि मेक्सिको की खाड़ी में इसी कारण से उच्च लवणता की मात्रा पाई जाती है, और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता को बढ़ा देती है। और लेब्राडोर की जो ठंडी धारा है वो क्या करती है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भाग में लवणता घट जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सागरीय लवणता का वितरण। महासागरों की औसत लवणता 35 सेलेनाइट है। प्रत्येक महासागर, सागर, झील आदि में लवण की मात्रा में अंतर पाया जाता है। लवणता में अंतर क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में होता है। इसी आधार पर सागरीय लवणता के वितरण के अध्ययन को दो रूपों में पढ़ा जाता है, क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज वितरण। सागरीय लवणता को मानचित्र पर समलवण रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्र में देख सकते हैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का दे रखा है। एक साइड है एशिया और ऑस्ट्रेलिया। बीच में जो पूरा एरिया दिया गया है वो प्रशांत महासागर का है। इसमें जो कंटूर रेखाएं दिखाई गई है वो लवणता की रेखाएं हैं कि प्रशांत महासागर में कौन जहाँ पर ये डॉटेड लाइन जा रही है और जो अंक लिखे हुए हैं 32, 33, 34, 35 ये लवणता को दर्शाते हैं, और डॉटेड लाइन है जो उसके क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है, डॉट की जो डैश में जो लाइन बनी हुई है 32, फिर उसके बाद 33, फिर 34, फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वहाँ पर 35 सेलेनिटी है। ठीक है, प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के पास जहाँ लिखा हो वहाँ पर 35 है, और कहाँ तक जा रही है ये दक्षिणी अमेरिका तक, है ना। उसके नीचे भी 35 सेलेनाइट है और उसके नीचे 34 है, फिर ये घटते हुए क्रम में जा रही है। ये स्थिति प्रशांत महासागर में लवणता के क्षैतिज वितरण का समलवण रेखा द्वारा प्रदर्शन। जो रेखाएं बनाई हुई है समलवण रेखाएं, इनको कहते हैं कि जहां से जहां तक जो रेखा जा रही है वो समलवण रेखा है, यानी कि इन स्थानों पर समान लवणता पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रशांत महासागर के आकार तथा बृहद क्षेत्रफल के कारण उसके विभिन्न भागों में लवणता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखा के पास लवणता 34.85 सेलेनाइट रहती है। उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च लवणता 35 सेलेनाइट पाई जाती है। दक्षिण प्रशांत में इन्हीं अक्षांशों में लवणता 36 सेलेनाइट पाई जाती है। सामान्य से अधिक लवणता वाले प्रदेश यानी कि 37 से 41 तक लवणता वाले कौन कौन से हैं? लाल सागर है, फारस की खाड़ी है और रोम सागर। रोम सागर को भूमध्य सागर भी बोलते हैं। ठीक है, ब जो पॉइंट है इसमें देखो, सामान्य लवणता वाले प्रदेश यानी कि 32 से लेकर 36 सेलेनिटी वाले प्रदेश कौन कौन से हैं? कैरिबियन सागर, बास जलरम भूमध्य और कैलिफोर्निया की खाड़ी। सब पॉइंट पे हम देखते हैं कि सामान्य से कम लवणता वाले यानी कि 20 से लेकर 35 सेलेनिटी वाले कौन कौन से हैं? आर्कटिक सागर है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सागर है, बेरिंग सागर है, ओखोटस्क सागर है, जापान सागर है, चीन सागर है, अंडमान सागर है, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, बाल्टिक सागर और हडसन की खाड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें अटलांटिक महासागर में लवणता का वितरण। पहले हमने किसमें लिया है ये बताओ? प्रशांत महासागर में। ठीक है, और अब लेंगे हम अटलांटिक महासागर में। पहले चित्र देख लेते हैं, इससे आइडिया लग जाएगा। एक साइड पे है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बीच में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग पे है ग्रीनलैंड और उसके दूसरे अन्य भाग पर है यूरोप, नीचे अफ्रीका। ये है अटलांटिक महासागर की स्थिति। इसमें जो
रेखाएं बनी हुई और कुछ अंक लिखे हैं, समलवण रेखाएं हैं ये। 33, 34, 35, 36, फिर 35, फिर 36, और बीच सागर के बीचों बीच कितनी है? 37, सबसे ज्यादा समलवणता है। ठीक है, यानी कि जहाँ से जो रेखा जहाँ से ऊपर जहाँ तक जा रही है और उनके बीच में जो अंक लिखा हुआ है, जिसे 36 लिखा हुआ है, तो जो वो रेखा जहाँ तक जा रही है वहाँ 36 सेलेनिटी पाई जाती है। 35 लिख रहा है तो 35 पाई जाती है, 37 लिख रहा है तो 37 पाई जाती है ना। तो 36, 35, 34, और उस रेखा को ध्यान से देखें कि वो रेखा कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो वहाँ पर उसकी लवणता उतनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें चित्र हमने देख लिया, आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 35.67% है, 6-7 सेलेनिटी है, और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास 34.68 सेलेनिटी, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक 36 सेलेनिटी तथा 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक 37.77 सेलेनिटी की लवणता पाई जाती है। दक्षिणी अटलांटिक में 10 से 30 अक्षांशों के मध्य महासागर के पश्चिमी भागों में लवणता अधिक तथा पूर्वी भाग में कम लवणता पाई जाती है। नदियों के मुहाने के पास लवणता कम पाई जाती है। सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर 31, अमेजन नदी के मुहाने पर 15, कांगो के सामने 34, नाइजर नदी के वहां पर 20, राइन नदी के मुहाने पर 32 पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंद महासागर में लवणता का वितरण। पहले चित्र देख लेते हैं। हिंद महासागर कहाँ है? हम ये कहते हैं कि भारत के दक्षिण भाग में। तो देखिए, भारत बना हुआ है, उसका दक्षिण भाग में हिंद महासागर लिखा हुआ है, और भारत के आसपास की स्थितियां देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रेड रेखाएं खींची हुई है और कुछ अंक लिखे हुए हैं। तो रेड रेखाएं हैं समलवण रेखाएं, और जो अंक लिखे हुए हैं उसकी सेलेनिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो 30 भारत के पास देखो, भारत के पूर्वी भाग में 30, 31, 32, 33, 34, नीचे आते जाते ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो बढ़ती जा रही है, 35, 36, फिर 35 और 34, और अंटार्कटिका की तरफ कुछ नहीं। ठीक है, इधर देखेंगे भारत के पश्चिमी भाग के इलाकों में, अरब देशों में, अफ्रीका के नज़दीक कितनी है? 41, 40, 39 और 38। ठीक है, मेडागास्कर के पास है 35। ठीक है, ये है हिंद महासागर में लवणता के क्षैतिज वितरण का समलवण रेखा द्वारा प्रदर्शन। अब आगे चलते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14 सेलेनिटी पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है, क्योंकि गंगा नदी के कारण स्वच्छ जल की अपार राशि खारेपन को कम कर देती है। ये बात हम पहले भी पढ़ रहे हैं कि यदि नदी मिल जाती, स्वच्छ पानी मिल जाता है तो खारापन कम हो जाएगा। अरब सागर में 36 लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। जहाँ वाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ लवणता अधिक होगी। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए जल की मात्रा भी कम होती है, और दक्षिणी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास अधिकतम लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क पर्यावरण पाया जाता है। ठीक है, अब लंबवत देख लेते हैं अपन। ये क्षैतिज देखा था। लंबवत यानी कि गहराई के साथ वितरण। सागरी लवणता के लंबवत वितरण की प्रवृत्तियों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है, शीतकटिबंधीय महासागरों में 300 से 1000 मीटर की गहराई तक लवणता में वृद्धि होती है, परंतु 1000 मीटर की गहराई के नीचे लवणता लगभग स्थिर हो जाती है। कहाँ पर? शीतकटिबंधीय महासागरों में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, निम्न अक्षांशों अर्थात उष्ण कटिबंधीय सागरों में लवणता में 300 मीटर से 1000 मीटर गहराई तक
ह्रास होता है। कहाँ पर? निम्न अक्षांशों में ह्रास होता है यानी कि कमी होती है। परंतु 1000 मीटर की गहराई से आगे लवणता स्थिर रहती है। तीसरा पॉइंट है, इस तरह स्पष्ट है कि 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है और इस परत को हेलोक्लाइन कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, महासागरीय जल की सबसे ऊपरी सतह में अधिकतम लवणता होती है। अगला पॉइंट है, गहराई के साथ लवणता में कमी होती जाती है। मुझे उम्मीद है आपको सागर और उसकी लवणता और उसकी गहराई और क्षैतिज वितरण समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।